सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं शहर के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर समित मेहता। आज आपसे बातचीत करेंगे गर्दन और कमर का दर्द, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर समित मेहता, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। डॉक्टर मेहता, जब हम गर्दन की बात करते हैं तो जब दर्द होता है गर्दन में तो आमतौर पर हम कई तरह की धारणा बना लेते हैं। क्या ये सही है कि गर्दन का दर्द किसी खतरनाक बीमारी का लक्षण हो सकता है? देखिए, आम भाषा में कोई भी गर्दन दर्द को, जिसको हम आजकल सर्वाइकल का नाम दिया हुआ है, शरीर के जो अंग हैं, जिसको सर दर्द है उसको हेडेक कहते हैं इंग्लिश में, जिसको गर्दन दर्द है उसको सर्वाइकल कहते हैं, और जिसको कमर दर्द और पैर का दर्द उसको साइटिका कहते हैं। ये एक आम भाषा में ये एक नाम बना रखे हैं हमने। तो गर्दन दर्द 90% केसेस में बहुत खतरनाक नहीं होता, ये सामान्य होता है जी। तो जैसे ऐसा भी हमने देखा है कि लंबे समय तक यदि हम एक ही स्थिति में लेटे रहें और कई बार लेटने की जो स्थिति है उसमें दबाव पड़े गर्दन में तो भी दर्द हो जाता है। जी, अगर हम एक पोजीशन में बहुत टाइम गलत पोजीशन में लेटे रहें, उसमें हमारी एक साइड की नसों में तो तनाव आएगा, दूसरी साइड की नसों में रिलैक्सेशन आएगी, उससे हमारी बॉडी का जो संतुलन है बिगड़ता है, तब जाके ये गर्दन दर्द की बार बार दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। जी डॉक्टर साहब, गर्दन में जो तनाव है, स्टिफनेस भी आ जाती है कई बार, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, एक चीज माइंड में रखिए, भगवान ने हमारी गर्दन ना बड़ी न्यूट्रल पोजीशन में बनाई है जी। न्यूट्रल पोजीशन, जब हम एक करवट लेटते हैं तो हम कई बार कोहनी सर के नीचे रखते हैं, कई बार तकिया सर के नीचे रखते हैं। तो वो इसलिए रखते हैं ताकि हमारी गर्दन लटके ना और दूसरी साइड पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े। तो एक तरह से तकिया लेना अनिवार्य है, वो उतना ही लेना जितना आपका गर्दन और शोल्डर जो कंधा है उसकी जो बीच की गहराई है उसको कवर करने के लिए ही तकिया लेना होता है। वो आपकी बाजू भी कर सकती है और तकिया भी कर सकता है। जी। तो डॉक्टर साहब, जब गर्दन दर्द की बात हम करते हैं तो जैसे कि आपने कहा कि सर्वाइकल कहा जाता है इसको, तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी आमतौर पर बहुत सुनने में आता है और आजकल हर उम्र के व्यक्ति को, बच्चों से लेके और बूढ़ों तक ये बीमारी सुनने को मिलती है। तो वास्तव में ये है क्या? देखिए, जब नवजात शिशु पैदा होता है और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है, उसने बुढ़ापे की तरफ जैसे ही कदम रखना है, उसके स्पाइन ने डीजेनरेट करना है। डीजेनरेट मतलब उम्र के अनुसार जो चेंज हमारे स्पाइन में आने हैं वो आने ही आने हैं, वो रोक नहीं सकते। ठीक है, उसके लिए पुनर्जन्म ही लेना पड़ेगा। उस जन्म में उस टाइप का स्पाइन कभी भी नहीं बन सकता। जी जी। तो जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं हमारे स्पाइन में चेंजेस आते हैं जो उम्र के अनुसार ठीक है। प्रॉब्लम तब उत्पन्न होती है जब हम कोई गलत पोजीशन में या गलत काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम उन नसों पे जरूरत से ज्यादा बोझ डाल रहे हैं, और कंटिन्यूसली अगर ये बोझ उन नसों पे पड़ता रहेगा तब जाके ये समस्याएं, जो नसें नहीं झेल पाती, फिर ये बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जैसे गर्दन दर्द रहेगा, हाथ में दर्द आएगा, हाथ में झंझनाहट आएगी, ये सब समस्याएं उसी समय उत्पन्न होती हैं। जी। तो ये जो गर्दन का दर्द है ये कुछ विशेष प्रकार का होता है, मतलब किस तरह की अनुभूति इसमें होती है यदि हम सर्वाइकल की बात करें? जी, मेन चीज तो पेशेंट हमारे पास सिम्टम्स ये लेके आता है कि कंटिन्यूसली मेरा ना गर्दन भारी रहती है, और अगली चीज जब ये बढ़ता रहता है तो हाथ में झंझनाहट, कई लोगों को कार्य करते हुए झंझनाहट होती है, कई लोगों को आराम करते हुए, कि जब दिनचर्या में जब वो काम कर रहे हैं तब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जब वो रात को सोएंगे तब उनके हाथ में झंझनाहट होती है और वो झंझनाहट उनको सोने नहीं देती। तो अगले दिन उनका फिर ये तनाव बढ़ जाता है क्योंकि पूरी रात की नींद पूरी नहीं होती और ये गर्दन की नसें और अकड़ जाती हैं। तो ये एक साइकिल है जो चलती ही रहती है। जी। तो डॉक्टर साहब, जब कोई पेशेंट आपके पास आता है तो क्या इसके लिए कुछ जांच जरूरी है या केवल लक्षणों के आधार पर आप ये तय कर लेते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है? देखिए, जब भी पेशेंट आता है गर्दन दर्द को लेकर ना, एक बहुत कॉमन चीज हम लोग भूल जाते हैं, एक बीपी की समस्या भी गर्दन दर्द को उत्पन्न करती है। जी, उच्च रक्तचाप जिसे जी जी, उसके कारण भी गर्दन दर्द होता है। तो सबसे कॉमन कॉज है कि एक अडल्ट जो 40 साल से पार है उसका पहले बीपी जरूर चेक होना है तब, क्योंकि कॉमनेस्ट कॉज, सबसे कॉमन कॉजेज यही हैं इन चीजों के। तो डॉक्टर साहब, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है? इसका इलाज देखिए, जैसे मैंने कहा 90% ये सिर्फ इंसान अगर अपनी पोजीशन ठीक रखे
व्यायाम करे और अपनी पोजीशन ठीक रखे तो इन चीजों से बच सकता है। इलाज अलग अलग चीजों, अलग अलग उम्र, अलग अलग बीमारियों के अनुसार होता है। जैसे अगर आप बच्चों में देखें तो हमें कॉन्जेनाइटल मतलब जो नवजात बच्चों की कई बार हड्डी बढ़ती है, कई बार वो प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई बच्चा गिर जाए उसको ट्रॉमा कहते हैं कि गिरने के कारण गर्दन दर्द। फिर कोई इन्फेक्शन, जैसे हमारे देश में टीबी की प्रॉब्लम है तो टीबी के कारण गर्दन दर्द, फिर ट्यूमर है उसके कारण गर्दन दर्द। बट ये सब प्रॉब्लम सिर्फ 10% लोगों में होती है। 90% लोगों में वो सीटी करा लें, एमआरआई करा लें, दुनिया भर की कोई जांच करा लें, वो नॉर्मल आने वाली है। सिर्फ 10% केसेस में आपको ऐसी बीमारियां मिलेंगी जिसमें आपने अगली कोई जांच करानी या कोई ऑपरेशन कराना या उसके अनुसार इलाज कराना। जी, तो डॉक्टर साहब इसमें एक तो रेस्ट बहुत जरूरी है जी, दूसरा क्या कुछ खास तरह के व्यायाम या एक्सरसाइज आप बताते हैं? जी, इसमें ना यूजुअली एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है। गर्दन की ना 6 एक्सरसाइजेज होती हैं। एक आगे झुकना, फिर पीछे की तरफ गर्दन आगे को मोड़ना, गर्दन को पीछे, दाएं बाएं और डायगोनल मूवमेंट। ये 6 एक्सरसाइजेज हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज कहते हैं, जिसमें हमारी नसों पे हम जोर डालते हैं ताकि ये बैलेंस मेंटेन हो इनका। ये एक प्रकार का योग ही है ये जी, जो इसको करेक्ट रखता है। तो डॉक्टर साहब ये तो गर्दन के जो रोग हैं, गर्दन के जो दर्द हैं उनके विषय में बात हुई। अब जैसे कार्यक्रम के आरंभ में हमने कहा था कमर का दर्द, जो हमारी कमर है ये हमारे चलने में, दौड़ने में, उठने में, बैठने में, सोने में और दैनिक जीवन की दूसरी अनेक प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनको करने में हमारी मदद करती है और बहुत सहायक है। तो यदि कमर में दर्द है तो व्यक्ति परेशान निश्चित तौर पर होगा और ये भी हम देख रहे हैं कि बच्चे बूढ़े हर कोई कमर के दर्द से परेशान है। उसमें हो सकता है कि हमारी निष्क्रिय जीवन शैली भी हो सकती है। लेकिन आप क्या कारण मानते हैं पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द, कमर में दर्द, इसके पीछे क्या मुख्य कारण है? हमारी जीवन शैली ही कारण है इसका जी, कि हमने व्यायाम करना बहुत कम कर दिया है। और अगली चीज बैठने का तरीका। पुराने जमाने में ना एक दादाजी की कुर्सी होती थी जिसमें ना बिल्कुल एल फॉर्म में कुर्सी होती थी। तो जितना हम अपनी बॉडी को आगे की तरफ रखें तो हम अपनी पिछली नसों पे जोर नहीं डालते। जितना हम पीछे होके बैठ रहे हैं हम अपना सारा जोर पीछे वाली नसों पे डाल रहे हैं और इसीलिए लोगों के पेट हम देख रहे हैं कि बाहर को आ रहे हैं, क्योंकि सारा प्रेशर ही पिछली वाली नसों पे डालते हैं हम। तो अगली वाली नसों को ढीला होना है। तो ये हमारी निष्क्रिय जीवन शैली की बात कर दें या हम कहें कि जो हमारा वर्क कल्चर है वो भी बहुत बदल रहा है। क्या पोषण का भी इसमें रोल है? जो हम खाना खा रहे हैं, भोजन हमारा है? बहुत ज्यादा नहीं जी, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आजकल पानी हर जगह उपलब्ध है और पानी में कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में है, तो भोजन का बहुत ज्यादा रोल नहीं है इसमें। हाँ, लेकिन हमारी जो जीवन शैली, हमारा जो पोस्चर है इसके लिए जिम्मेदार है। आमतौर पर डॉक्टर साहब हम सुनते हैं कि सियाटिका हो गया या हम कहते हैं कि स्लिप डिस्क। थोड़ा बताएं कि स्लिप डिस्क क्या है? देखिए, हमारी रीढ़ की हड्डी में 2 हड्डियों के बीच में एक तकिया होता है। वो तकिया ही हमें आगे झुकने देता है, सीधा होने देता है, दाएं बाएं जिस करवट से हम घूमते हैं वो उसी तकिए की वजह से होता है। अब जब ये तकिया फट जाता है, उसमें छोटा सा छेद हो जाता है, तो जो इसका पल्प होता है वो बाहर को निकलता है। वो जाके बार बार नस को तंग करता है, तब जाके साइटिका पेन उत्पन्न होता है। जब ये जरूरत से ज्यादा बाहर निकल जाता है तो हमारी नस दब जाती है और फिर पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आता है कि मेरे पैर में ये लहर वाला दर्द चली जा रहा है। रेडिएट होता है? रेडिएट कहते हैं उसको। जी जी, तो एक तो लक्षण आपने बताया इसमें कि वो रेडिएट करेगा, लहरदार। जी, इसके अलावा और क्या लक्षण हो सकते हैं? और लक्षण जैसे जैसे ये बढ़ता है तो हमारा कई बार पंजा चलना कम हो जाता है, अंगूठा चलना कम हो जाता है। पेशेंट को इतना दर्द होता है कि वो टेढ़ा चलने लग जाता है। फिर जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है कई पेशेंट्स को दूसरे पैर में भी दिक्कत शुरू हो जाएगी, पेशाब की दिक्कत शुरू हो जाएगी। और एक लास्ट स्टेज होती है जिसको कहते हैं कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम, जिसमें जहां पे हम बैठते हैं वो हिस्सा पूरा सुन्न हो जाता है। तो वो एक लास्ट फेज होती है कि इसका मतलब ये नस पूरी तरह से ग्रस्त होकर बंद हो गई है। जी, तो डॉक्टर साहब इसके लिए भी क्या कुछ जांचें होती हैं? देखिए, कमर के लिए तो एक बेसिक जो जांच है वो एक एक्सरे की है, बट एक्सरे की जांचों पे कभी भी नसें नहीं दिखती। जहां हमें लगता है कि पेशेंट को कोई खतरे का लक्षण है तो सीधी जांच एमआरआई की कराई जाती है। जी, तो उस जांच में हम ये पता कर सकते हैं कि किस स्पाइन में कहाँ पे नस दबी है, किस लेवल पे नस दबी है, किस तरफ, दाएं तरफ, बाएं तरफ, बीच में नस दबी हुई है और बाकी नसों पे क्या इसका असर पड़ रहा है वो भी पता चल जाता है। तो डॉक्टर साहब क्या आमतौर पर लंबर वर्टिब्री जो है उसमें इसका प्रभाव पड़ता है? जी, लंबोसेक्रल वर्टिब्रे पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए किस तरह का इलाज संभव है, क्या सुझाते हैं आप उनको? देखिए, 70% मरीज दवाइयों से ठीक हो जाते हैं बिना कोई जांच किए।
सिर्फ 30% ऐसे रोगी होते हैं जो कहते हैं कि हमें 15 दिन 20 दिन की दवाई से कोई इम्प्रूवमेंट हासिल ना हो, तब जाके हम उनका एमआरआई कराते हैं, देखते हैं कि ये अगर नस खोलने की दवाई दी गई है तो उससे क्यों नहीं खुल पा रही नस। अगर तो नस खुल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं खुलती तो उस स्थिति में हम एमआरआई कराते हैं। क्योंकि कई पेशेंट्स आते हैं, वो सटल साइंस कहते हैं। सटल साइंस मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो हम खुद ही एक, जैसे हम ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होते हैं तो एक होती है लाल बत्ती। लाल बत्ती मतलब पक्का रुकना है, हरी बत्ती मतलब पक्का चलना है, और ऑरेंज बत्ती मतलब चलना है या रुकना है। ये तो ड्राइवर भी कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे कई लक्षण ऐसे होते हैं कि डॉक्टर भी कंफ्यूज होती है कि हमने चलना है कि रुकना है, कि जांच करानी है कि नहीं करानी। उस स्थिति में अगर कोई खतरे का लक्षण ना हो तो हम उसको 3 हफ्ते की दवा दे के देखते हैं कि ये बीमारी ठीक हो जाएगी, तो उसको अगली जांच नहीं करानी पड़ेगी। जी डॉक्टर समीत मेहता, हमारे श्रोताओं को बताएं कि सर्जरी की आवश्यकता कब पड़ती है। सर्जरी की आवश्यकता सिर्फ 30% केसेस में पड़ती है, जब आपके डॉक्टर ने पूरी दवाई दी हुई हैं और उसके बाद आप उनको जाके बताएं, नहीं जी मैंने ये दवा खाई 3 हफ्ते तक, नियमित रूप से रेस्ट किया और मुझे कोई इसका फायदा हासिल नहीं हुआ। ये तो एक हो गया कि ट्रीटमेंट फेलियर, इसको पहला इंडिकेशन कहते हैं ट्रीटमेंट फेलियर, कि हमने इलाज किया बट पेशेंट को इम्प्रूवमेंट नहीं आया। अगली चीज होती है जब आप एकदम लाल बत्ती वाले साइंस देख लो कि किसी का पंजा लटका हुआ है, किसी का अंगूठा नहीं चल रहा, किसी को इतना भयंकर दर्द है, कोई बहुत टेढ़ा चल रहा है। उस स्थिति में हम लोग वेट नहीं करते, क्योंकि हम अगर नस को ऐसे ही दबाते रहेंगे तो वो एक दिन सूख जाएगी। उसके बाद उसकी रिकवरी में उतना लंबा समय लग जाएगा, क्योंकि न्यूरो में एक प्रिंसिपल है, अगर गाड़ी छूटी तो मरीज की भी छूटी, डॉक्टर की भी छूटी, बीमारी की भी छूटी, सबकी छूट गई। जी तो डॉक्टर साहब क्या सुझाते हैं आप, किस तरह का व्यायाम या किस तरह की चीजें, क्या परहेज हमें करना चाहिए, किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए यदि हम स्लिप डिस्क के पेशेंट हैं। देखो, नियमित रूप से अगर सिंपल सा योग व्यायाम, आजकल हमारे देश में योग की काफी अहमियत दिखाई गई है, अगर हम वो सिंपल सूर्य नमस्कार की 11 स्टेप्स होते हैं सूर्य नमस्कार में, अगर वो हम करते रहें नियमित रूप से, तो काफी हद तक हमारी जो स्पाइन की प्रॉब्लम्स हैं वो काफी नियंत्रित रहती हैं। जी, और वैसे आमतौर पर ऐसे कहा जाता है कि हम भारी वजन ना उठाएं। नहीं, वजन उठाने में तो कोई मनाही नहीं होती, बट गलत तरीके से वजन उठाएं। देखो, हमारे देश का किसान जो हमारी देश की बुनियाद है, वो सारा वजन उठाता है, ठीक है, बट वो उसको एक चीज पता है कि अगर उसका स्पाइन स्वस्थ है तो उसका खेत स्वस्थ है, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। जी, तो अंत में क्या कहना चाहेंगे कि यदि हम कमर और गर्दन के दर्द से बचे रहना चाहते हैं तो किस तरह की जीवन शैली को हम अपनाएं, कम से कम निष्क्रिय तो ना रहें। देखिए, एक तो बैठने का जो पोस्चर है ना, वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जैसे आप एक स्टूल पे बैठे ना, उसी पोजीशन में बैठना है। हमने ना पीछे अपनी स्पाइन को टेढ़ा मेढ़ा होके नहीं बैठना। बिस्तर पे लेटना है, कुर्सी पे बैठना है। आजकल के बच्चे बिस्तर पे पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, बिस्तर पे ही सो रहे हैं, बिस्तर पे ही खाना खा रहे हैं। तो बिस्तर पे लेटना और कुर्सी पे बैठना। बहुत अच्छी बात आपने की डॉक्टर समीत मेहता, आप हमारे स्टूडियोज में आए और हमारे श्रोताओं को आपने बहुत ही अच्छी जानकारियां दी। आकाशवाणी के स्टूडियोज में आने पर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।